हेलो एवरीवन। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार दोबारा से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि बर्थ ऑफ इस्लाम और मुस्लिम इन्वेजन इंडिया के अंदर कैसे हुई थी, और उस वीडियो के लास्ट में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा एक हिंट सा आपस में डिस्कस किया था, और बात की थी हम नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद मोहम्मद गोरी फर्स्ट 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हार गया था और वापस चला गया। तो 1192 में उसने दोबारा अटैक किया, सेम प्लेस सेम ना ओपोनेंट, और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। मोहम्मद गोरी उनको लेके साथ चला जाता है और अपने स्लेव को बिठा के जाता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उससे स्टार्ट होती है हमारी स्लेव डायनेस्टी। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की थी, सेकंड बैटल ऑफ टेरन हमारी 1192 में हुई थी पृथ्वीराज और गोरी के बीच, जिसमें गोरी जीत जाता है और ऐबक को बिठा के जाता है यहाँ पे, और स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल की स्लेव डायनेस्टी का टाइम रहता है 1206 से 1290 एडी। अंडरस्टूड। यहाँ पे मैंने दिल्ली सल्तनत 1192 इस वजह से लिखा है क्योंकि 1192 में वो हार जाते हैं। पर अगर आप वैसे देखें तो वैसे दिल्ली सल्तनत का अगर कोई आपसे टाइमलाइन एक्चुअल में पूछता है तो वो रहती है 1206 एडी से 1526 एडी तक, 320 साल। ओके। तो इसके जो फाउंडर थे वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर नहीं थे, अपॉइंटेड थे मोहम्मद गोरी से। तो इनके बारे में अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुए इंडिया के। फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुई हैं। अंडरस्टूड। अब इन्होंने जब राज्य चलाया तो हर किसी का अपनी पॉलिसी रहती है रूल करने की, चलाने की। तो इनकी जो एक पॉलिसी रही थी वो मैट्रिमोनियल अलायंस की पॉलिसी रही थी कि जितने भी रूलर होते हैं उनसे ये विवाह का गठबंधन करके अपना राज्य फैलाते थे। आदमी दो ही तरह से फैला सकता था उस टाइम में, या तो लड़के, या फिर आप कह सकते हैं गठबंधन करके, संधि करके, या फिर मैट्रिमोनियल अलायंस करके। तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करके अपने राज्य को फैलाया। उसके साथ ही इन्होंने कुतुब मीनार जो 238 फीट हाइट है जिसकी, वो इन्होंने बनना स्टार्ट करवाया था। कुतुब मीनार जिसको कहते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट किया था। अब इसके बारे में जो सबसे मेजर चीज़ है वो ये है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी पोलो खेलते। ये पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिर गए थे जिस वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसकी डेथ हुई थी घोड़े से गिरने के बाद। तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसे इनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद इनकी जो गद्दी पे बैठता है वो बैठता है इल्तुमिश। इल्तुमिश होता है इनका सन इन लॉ कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सन इन लॉ होता है इल्तुमिश, वो इनके बाद गद्दी पे बैठता है। और ये अब तक का स्लेव डायनेस्टी का सबसे पावरफुल किंग काउंट हुआ है इल्तुमिश। अगर आप टोटल में देखें, जो टोटल में ऐबक हुआ, देन इल्तुमिश, देन रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन, इसको और उसके बाद बलबन। नसीरुद्दीन मोहम्मद थे ये, उसके बाद बलबन, घियासुद्दीन बलबन। तो इन सब में इल्तुमिश जो था वो पावरफुल था। इवन कुतुब मीनार जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो भी इस बंदे ने कंप्लीट किया, इल्तुमिश ने। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर था। उस टाइम जो सबसे मेजर चैलेंज रहता था वो रहता था मंगोल इन्वेजन्स का। जो मंगोल हमारे नॉर्थ वेस्टर्न एशिया में थे, या आप कह सकते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एशिया में थे, जैसे कि यहाँ और यहाँ जो ये मंगोल इन्वेजन था, इसका इस हर रूलर के टाइम बहुत बड़ा चैलेंज रहा है उनसे बचने का। ओके। जो गेंगिस खान आप सबने सुना होगा। तो ये इस बंदे ने मंगोल को रोका, मंगोल इन्वेजन्स होने नहीं दी इसने। अच्छा उनको डिफीट किया कि वो आगे खैबर पास के थ्रू आ ही नहीं पाए। तो किसी कारण से इनकी भी डेथ होगी। इसके बाद जिसको गद्दी पे बिठाया उसको, वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो इनकी डॉटर थी। ओके। और रजिया सुल्तान के बारे में ये है कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हुई है जो जिसने रूल किया है, या फर्स्ट कह सकते हो आप ओनली मुस्लिम वुमेन जिसने कि इंडिया में रूल किया, वो थी रजिया सुल्तान। ये भी काफ़ी अच्छी रूलर थी। पर उस टाइम में जो स्लेव डायनेस्टी में एक नोबल्स हुआ करते थे, नोबल्स आप कह सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर टाइप उस टाइम के जो नोबल्स थे, या फिर जो पहले राजे महाराजे होते हैं उनके जो पुरोहित होते थे, जो एक आप क्या नोबल्स जैसे नाम से ही पता लगता है, जो नोबल काम करते हैं, जो नोबल सलाह देते हैं, कुछ करते हैं। तो ये बनाए थे इल्तुमिश और ऐबक ने। ये रजिया सुल्तान के अगेंस्ट थे नोबल्स। जैसे कि आप कह सकते हैं लोकसभा में जो मेजोरिटी रहती है, मेजोरिटी आपकी कैबिनेट को डिसोल्व कर सकती है, उसी तरह नोबल्स जो थे रजिया सुल्तान के अगेंस्ट थे। तो इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत नोबल्स ने पहले तो इसको भगा दिया, नोबल्स ने सभी मेजोरिटी को इसके अगेंस्ट कर दिया। तो ये इनकी आपस में बैटल शुरू होगी।
अब जब बैटल शुरू होगी तो ये अपना राजपाट छोड़ के भाग गई थी। तो इसका कहते हैं कि जब ये रात को जंगल में सो रही थी तो इसका मर्डर किया था रजिया सुल्तान का, तो ऐसे इसकी डेथ होगी। ओके, उसके बाद जो रूलर आए थे वो आए थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि ये दरवेश किंग थे, इनका इतना कुछ नहीं है, पीस पसंद करते थे। रजिया सुल्तान के बाद जो आए थे वो थे नसीरुद्दीन। इनका भी एक कारण था इसको हराने का, खुद गद्दी पे आने के लिए। ओके, तो नसीरुद्दीन के इसके बारे में सिर्फ यही कहा जाता है कि दरवेश किंग, अगर कोई आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत में किसको दरवेश किंग कहा गया तो वो थे नसीरुद्दीन। अंडरस्टूड। तो सबसे जो लास्ट में आए थे मेजर वो थे घियासुद्दीन बलबन। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर हुए हैं घियासुद्दीन बलबन आफ्टर इल्तुतमिश। अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें, इन्होंने नोबल्स के ऊपर पूरा कंट्रोल किया। जैसे इन्होंने देखा कि नोबल्स नहीं किया तो इन्होंने नोबल्स को पूरा कंट्रोल कर दिया, अपने अंडर कर लिया। जैसे पहले पैरेलली थे रजिया सुल्तान के टाइम, तो इन्होंने अपने अंडर किया नोबल्स को। मंगोल्स को इन्होंने आने ही नहीं दिया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल डिफीट जिसको कहते हैं कि जहाँ आ रहे थे वहाँ भी जाके उनको मार दिया कि वो दोबारा आए नहीं इनके टाइम में। और एक आमिर खुसरो नाम का पोइट हुआ है, कोर्ट पोइट, वो इन्हीं की कोर्ट में था बलबन की। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि आमिर खुसरो किस की कोर्ट में पोइट था, तो वो था घियासुद्दीन बलबन की कोर्ट का। अंडरस्टूड। तो ये हमारी स्लेव डायनेस्टी थी 1206 से 1290 एडी में। 84 ईयर्स में इसमें 5 आपके किंग्स हुए हैं। नंबर ऑफ जो रूलर रहे हैं वो 5 रहे हैं। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर जिसको कहते हैं वो एक्चुअल में अपॉइंट था घोरी का। देन आगे ही इनकी जिसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो यहाँ पे लास्ट जो रूलर था वो बलबन था। तो बलबन इन दी एंड, बलबन के साथ युद्ध होता है खिलजी डायनेस्टी का, जो इमीडिएट इनके बाद आ जाती है 1290 एडी में। ये खत्म होती है, स्टार्ट होती है। इसके जो फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। अब ऑब्वियसली जब ये फाउंडर हैं तो इन्हीं की बैटल हुई थी इनके साथ, इन्होंने इनको हरा दिया था एक बैटल में, और बैटल में हरा के खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर ली थी। अंडरस्टूड। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। पद्मावत मूवी में जो रजा मुराद ने कैरेक्टर प्ले किया वो इन्हीं का कैरेक्टर प्ले किया है, जलालुद्दीन खिलजी का। अंडरस्टूड। अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही बढ़िया आदमी थे, बहुत जेनरस आदमी थे, गुड पर्सन थे, लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इन्होंने मंगोल्स को रोका, मंगोल्स को आने नहीं दिया, लड़ाई की उनको रोक दिया। पर ये जो कहते हैं कि लड़ाई के विरुद्ध थे, अच्छे मतलब एक ह्यूमैनिटी अच्छे आदमी थे ये। तो ऐसे ही जब ये अच्छे आदमी थे तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बिल्कुल इनका ऑपोजिट था, एक क्रूअल किंग था। मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत ही घटिया आदमी था। इसने पहले तो अपने मामा का ही कत्ल किया, इनका मामा भांजा रिलेशन था, इन्होंने अपने मामे को मारा। उसके बाद इनकी लड़की से इन्होंने शादी की और खुद अपने आप को गद्दी पे बिठा लिया, खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट की। हालांकि इनकी गद्दी पे बैठने के बाद खिलजी डायनेस्टी ने बहुत ग्रो किया। अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा रूलर है जिसने साउथ में जाके इन्वेड किया था, और जितने रूलर हुए उनमें से साउथ में कोई भी नहीं जा पाया सिवाय अलाउद्दीन खिलजी के हिस्ट्री में। अंडरस्टूड। तो साउथ इन्वेड इसी आदमी ने किया था। और जैसे मैंने इंटरेक्टिव सेशन में बताया था पिछले सेशन में कि अलाउद्दीन खिलजी का आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अगर पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। उसने काफ़ी कुछ किया था, जैसे मार्केट का रेट जो होता है वो उसने फिक्स किया था, रेगुलेट किया था मार्केट इकोनॉमी को, समझा था कि किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है तो उसका रेट कम होना चाहिए, किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा मतलब ज़रूरत ज़्यादा हो रही है तो उसका रेट कम हो, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उसका रेट ज़्यादा, मतलब एज़ पर रिक्वायरमेंट उस बंदे ने काफ़ी स्टडी किया था। तो इससे क्या पता लगता है उस टाइम में इकोनॉमिक पॉलिसी उसने काफ़ी इंप्रूव की थी, इकोनॉमी उसने कंट्रोल कर ली। उसके बाद इसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी लगाई। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का मतलब कि पहले क्या होता था कि राजे महाराजे थे, उनकी जो सेना थी उनका अपना ही एक जीवन था, पर जैसी लड़ाई होगी तो सारे निकल के आगे लड़ने के लिए। इसने परमानेंट आर्मी खड़ी की। कहाँ पे? जहाँ पे अपना मंगोल्स इन्वेजन होता था और जहाँ पे भी ये जीतता था वहाँ पे इसने आर्मी परमानेंट खड़ी की अपनी। तो इसने इसी के साथ 20 बैटल्स लड़ी थी और 20 के 20 इंडिया के अंदर ही सारे राज्यों को जीतता गया था ये। ओके। और इसी तरह स्पाइस लगाए। अब जब आपने आर्मी खड़ी कर दी तो आर्मी इसके बाद आपको स्पाइस की अपना गुप्तचर जो जिसको कहते हैं कि स्पाइस रहते हैं, एजेंट रहते हैं, वो इसने शुरू किए थे दूर भेजने। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही अच्छा सेटअप था इस आदमी ने जो किया, तभी इतना ज़्यादा रूल किया। अब जो इन्होंने साउथ इन्वेड किया था वो किया था मलिक कफूर ने, इन्हीं के एक ट्रस्टी पर्सन ने। और इन दी एंड कहा जाता है कि मलिक कफूर ने ही इनको पॉइजन देके मारा था।
अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये दोनों काफ़ी मेजर डायनेस्टीज़ हैं, दिल्ली डायनेस्टीज़ जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होंगी। तो ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट डायनेस्टी, तो जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक, अंडरस्टूड। तो घियासुद्दीन तुगलक आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद घियासुद्दीन तुगलक आए थे। अब जैसे खिलजी ने 20 लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपना रणथंभौर, गुजरात, पंजाब जीतते गए, तो जो घियासुद्दीन तुगलक थे वो उस टाइम पंजाब के गवर्नर थे। तो इमीडिएट सक्सेसर जो थे यही बन सके। तो ये इन्होंने जैसे ही गवर्नर बन के अपना रूलर बने, तुगलक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, और काफ़ी अच्छे ये रूलर काउंट हुए हैं। इन्होंने अपने टाइम में मंगोल्स को रोका, जितनी भी बैटल्स थी अच्छी लड़ाई की, बेटरमेंट किया। जो सेटअप इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी का करके गए उसको एकदम वैसे ही चलाते रहे। और इनकी इसी के बाद जैसे इनकी डेथ हुई तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आके बैठ गए। ये एक नंबर के बेकार थे रूलर, जिसको कहते हैं जिसने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने एक जो सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे ही काम किया था, वो था कि इन्होंने दिल्ली से कैपिटल हटा के देवगिरी रख ली। इन्होंने बोला कि सारा कुछ ऑफिस सेटअप जितना भी है, फाइल्स हैं, वट जो भी आप कैपिटल में रखते हो, वो सारी दिल्ली से उठा के देवगिरी में लेके चलो। अब जब ये दिल्ली से ले जाके देवगिरी में स्टार्ट हो के ले जानी, फॉर एग्जांपल 100% आपने लेके जानी थी, जैसे ही आपने 70% या 60% पे देखा कि ये इतनी रहेगी, इतनी होगी हैं और 40% अभी भी ले जानी बाकी हैं, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, नहीं यार ये वापस ही लेके चलो, हम देवगिरी नहीं, हम दिल्ली में ही एस्टेब्लिश करेंगे। तो उन्होंने इसी काम में ही अपना जीवन खराब कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का सिर्फ यही है कि जिसने दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली कैपिटल बनाई थी अपनी, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। और इनके बारे में एक चीज है कि इनकी जब डेथ हुई थी, इनकी डेथ और ऐबक की डेथ, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक और ऐबक की डेथ हुई थी अचानक से। ये पोलो खेलते खेलते घोड़े से गिर के मरे थे। ये जब एक जगह जा रहे थे तो वहाँ रैली के दौरान जैसे वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए थे, वो प्लेटफॉर्म ही कोलैप्स कर गया, उस वजह से इनकी डेथ हुई थी। अंडरस्टूड। मोहम्मद बिन तुगलक और ऐबक की डेथ हुई थी ऐसी, मतलब अजीब सी। वो पोलो खेलते घोड़े से गिरे थे और ये वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए और वहाँ से गिर के मरे थे। इनके बाद जो आए थे वो आए थे फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही बढ़िया रूलर थे, बहुत ही बढ़िया। इनको कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे आदमी थे, लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पीसफुल थे, शांति पसंद करते थे और लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करते थे। लोगों के बेटरमेंट के लिए कैसे काम करते थे, जैसे इस टाइम की बात करें अगर हम, खिलजी, स्लेव और जितनी पहले डायनेस्टीज हुई हैं, तो इनकी जो मेजर मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती थी, आप ये कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन क्या था, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू इनका मेन था, सोर्स ऑफ इनकम आप कह सकते हो, टू रन द डायनेस्टी, लैंड रेवेन्यू। तो इस लैंड रेवेन्यू के साथ आपने लैंड रेवेन्यू तो फिक्स कर दिया, पर उसके साथ आपने लोगों को दिया गया कि वो आपको दे पाए इस इनकम के लिए। तो इस आदमी ने काफ़ी काम किया था, डैम्स बनाए, केनाल्स बनाए, जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर में पानी की कमी होती थी वहाँ पे पानी को पहुँचाने का काम किया, हॉस्पिटल्स बनाने, जो भी बेटरमेंट के लिए उस टाइम पॉसिबल था लोगों के लिए, इस आदमी ने, फिरोज शाह तुगलक ने वो काम किया। और जो हमारे हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, ये 3 शहर इन्होंने ही इस्टेब्लिश किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ओके। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जो इतना अच्छा आदमी है, अब ऑब्वियसली जब ये बेटरमेंट ऑफ पीपल की बात कर रहा है तो इतनी छोटी सोच रखेगा नहीं कि मैं कन्वर्जन स्टार्ट करूं, रिलीजियस कन्वर्जन शुरू करूं कि मुस्लिम को, हिंदुओं को मुस्लिम बनाऊं, जो नहीं मानता उसको मारूं। तो जब ये चीज़ बेटरमेंट के लिए फिरोज शाह तुगलक काम कर रहा था, उस टाइम आपका इंडिया में, जैसे ये आपका इंडिया है, तो यहाँ पे कहीं तैमूर स्टार्ट हो गया था मारना। तैमूर इतना हो गया था कि वो लोगों को मार धाड़ जिसको कहते हैं, बुरी तरह से मैसेकेर शुरू कर दिया था उसने। और इसके टाइम, फिरोज शाह तुगलक के टाइम, वो आदमी इंडिया में आया। अब कई लोग ये कहते हैं कि वो इंडिया में इस वजह से आया था क्योंकि उसने देखा कि ये आदमी एज पर इस्लामिक पॉलिसी काम ही नहीं कर रहा, ये गलत कर रहा है। तो जैसे इंडिया में आता है पहले तो इनको मारता है, तुगलक डायनेस्टी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब दिल्ली में जैसे पहुंचता है ये दिल्ली में, तो दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं होती जो छोड़ता नहीं है, पूरा ब्लंडर कर देता है, लोगों को मारना, अननेसेसरी मारना, ब्रूटल किलिंग्स, लेडीज़ को उठा के साथ ले जाना अपने,
आदमियों को मार दिया, लेडीज़ को लेके वहाँ पे जाके बेच दिया। मतलब जो गंदे से गंदा काम हो सकता था वो इस आदमी ने इंडिया में आके किया। ये आई थिंक 2 महीने रहा था, कुछ दिन की बात है ये, 2 महीने रहा था इंडिया में। और आदत वही है, लूटने वाली, लुटेरे थे। जैसे कासिम और आपका गजनी था, वैसे ही ये था लुटेरा। 2 महीने रुका, उसके बाद वापस चला गया। तो यहाँ पे खिजर खान करके आदमी था, उसको अपॉइंट करके चला गया। तो खिजर खान ने सैयद डायनेस्टी बनाई, और इस डायनेस्टी ने कोई ज़्यादा रूल नहीं किया, 36 साल ही रूल किया सिर्फ, क्योंकि इतने कैपेबल नहीं थे, किसी और की मेहनत के ऊपर आगे बैठ के खा रहे थे ये। तो खिजर खान के बाद जैसे ही आलम शाह आया, सेकंड रूलर, इसने अपने आप ही गद्दी दे दी थी बहलोल लोदी को, जो इसका फाउंडर था। उसको कहता ले भाई तुम आगे चला इसको, कि हमारे बस का नहीं है। तो यहीं पे सैयद डायनेस्टी खत्म हो जाती है। सैयद डायनेस्टी का सिर्फ और सिर्फ लेना है तैमूर से, कि तैमूर इंडिया कब आता है, सैयद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए। तो अगर कोई आपसे इंडिया का पूछे कि इंडिया में तैमूर कब आया था, कौन सी डायनेस्टी के टाइम, तो वो आया था तुगलक डायनेस्टी के टाइम। किस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करके गया था, सैयद डायनेस्टी को। अंडरस्टूड। तो ये आलम शाह ने, लास्ट रूलर ने, बहलोल लोदी को बिठा दिया यहाँ पे कि भाई आप बैठो, चलाओ जैसे चलाना है। तो ये ऐसे ही अफगानिस्तान रूलर जो थे चला रहे थे, बहलोल लोदी आए, जैसे ये बाकी रूलर ने चलाया, बहलोल लोदी आए, उसके बाद सिकंदर लोदी आए, इनके बेटे सिकंदर लोदी के भाई इब्राहिम लोदी आए। इनके आगे भी चैलेंजेस थे मंगोल्स के। मंगोल्स कीप ऑन ट्राइंग, जैसे दीमक होती है, लगी हुई है, हमने दवाई डाल दी, फिर कुछ टाइम बाद फिर शुरू। तो इनके टाइम भी वही चैलेंजेस थे, पर इन्होंने किसी तरह से मैनेज करके उनको रोक के रखा। तो लास्ट में जो इब्राहिम लोदी आए, ये काफ़ी कहते हैं एडमेंट रूलर थे। एडमेंट इन द सेंस माइटी, बेवकूफ़ आदमी, गुस्से वाला आदमी, बिना सोचे समझे कुछ बोलने वाला आदमी। तो इसने क्या किया, अब सिकंदर लोदी का एक और चीज़ मेन है कि आगरा सिटी जो थी इसी ने फाउंड की थी, सिकंदर लोदी ने। दिल्ली से जो कैपिटल चेंज की थी वो 2 ही लोगों ने की थी। एक तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी ले जाके, और एक दिल्ली से आगरा ले जाके सिकंदर लोदी ने। तो इनका एक मैं भूल गया था बताना, आगरा सिटी सिकंदर लोदी ने फाउंड की थी, दिल्ली से कैपिटल आगरा में शिफ्ट कर दी थी इन्होंने। उसके बाद इब्राहिम लोदी आए, जैसे मैं बता रहा था, बहुत ही अड़ियल टाइप के आदमी थे, बहुत ही एडमेंट जिसको कहते हैं, कि अगर अपनी ईगो पे बात आ गई तो सामने देखना ही नहीं कौन बैठा है, बोल देना है, उसको झाड़ देना है कि आपकी टीम का ही है, किसी और टीम का है। यही गलती इन्होंने की थी एक बार, कि एक बार इनकी पूरी सभा लगी हुई थी और इन्होंने गवर्नर जो उस टाइम का पंजाब का या सिंध का था उसकी बुरी तरह से बेइज्जती की थी। किसी छोटी सी बात को लेकर उसको बुरी तरह जलील किया था इन्होंने। उस वजह से इस गवर्नर ने, उनका अंकल ही था ये, इस गवर्नर ने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए काबुल के किंग को बुलाया। इस गवर्नर ने क्या किया, इसकी बेइज्जती हुई, ये गया काबुल के किंग को, कहता आप आओ इंडिया में, इसको ख़त्म करो, ये बहुत परेशान कर रहा है। तो काबुल का किंग जो होता है वो एग्री कर लेता है कि ठीक है, आई विल कम, आई विल सॉर्ट इट आउट। और वो इंडिया आता है, काबुल का किंग जो होता है। ओके। और ये काबुल का किंग कौन होता है, बाबर, मुगल्स जिसको कहते हैं। अंडरस्टूड। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है। तो जो मेजर चीज़ें वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसमें, एज़ पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या क्रोनोलॉजी रहती है, कौन से रूलर ने क्या किया है, और किसके टाइम में कौन सी पर्सनैलिटी, हिस्टोरियन पर्सनैलिटी हुई है। जैसे आमिर खुसरो, मलिक कफूर, आगरा किसने बनाया, दिल्ली से ट्रांसफ़र किसने देवगिरी में की, किस रूलर की डेथ कैसे हुई, और क्रोनोलॉजी क्या थी, कौन किसके बाद आया, कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आई है। तो ये सब हमने डिस्कस किए इसमें। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा वो रहेगा बाबर के बारे में, जब मुगल्स इंडिया में आए। और उससे पहले मैं आपको एक सेकेंड बैटल ऑफ टेरिन के बारे में वीडियो दूंगा छोटी। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मोहम्मद गोरी ने इंडिया में आके इन्वेड किया था, और फर्स्ट बैटल हारने के बाद उसने सेकेंड बैटल लड़ने से पहले क्या क्या चीज़ें की थी जिस वजह से सेकेंड बैटल में जीता। अंडरस्टूड। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उसके बाद हम मुगल्स के बारे में स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में बात अपनी स्टार्ट कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हम बाय दिस वीकेंड हम मेडिवल भी अपना ख़त्म कर चुके होंगे और मॉडर्न स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। और प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दी एंड यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।